पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहमो करम करे। ताज़ा तरीन हालात आपके सामने रख दूँ। पहले पाकिस्तान की कुछ अहम खबरें, फिर तफसील से जंग की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म कराने का मामला और फील्ड मार्शल से सदर का सफर, मखसूस नशिस्तों के बाद 27वीं तरमीम का मामला क्या होगा। अली बिन गंडापुर ने खान की रिहाई पर तहरीक चलाने का जो ऐलान किया, आर पार का मामला, खैबर पख्तूनख्वा में बजट भी बहुत बड़ा मामला है, असम्बली तोड़ने की धमकियां हैं। लेकिन ईरान इसराइल की जंग, आज जो ताज़ा तरीन हमले हुए उसमें इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान, 73 अरब डॉलर की माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग की मईशत और ईरान के मिसाइलों की 14वीं लहर और साथ ईरानी वज़ीर खारजा के यूरोप के वज़राए खारजा से मुज़ाकरात हैं। सदर पुतिन खुलकर सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खamenei की हिफाजत के लिए आगे। अमेरिका जर्मनी ने असला भेजा तो चीन के भी 5 जहाज़ों की आमद। सुप्रीम कमांडर के हालात पूरी काबीना के वो आपके सामने रखूंगा। इनकलाब से पहले मार्च से पहले कैसे एटम बम को हटाया गया ईरान में, और शमसी एयर बेस वाला मामला भी शीरी मजारी ने खोल दिया। सारी तफसीलात पहले ईरान के जो हमला, पहले ईरान पर इसराइल का हमला हलाले अमर के 5 अस्पतालों पर जो रात गए हुआ, और इसराइली फोर्स ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया जो कि ईरान का डीकॉय था, यानी धोखा उनको देने के लिए रखा था। पासदारान इनकलाब ने उसके बाद फिर एक लहर, 14वीं लहर, जिसमें राद और हमाद मिसाइल, 3 मिसाइल ठीक निशाने पर लगे, और इसमें शिवा शहर जो है इनका माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग, और याद रखें यहाँ 73 अरब डॉलर की सालाना आमदनी है। ईरान ने अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले कर दिए हैं। और ये जो ताज़ा तरीन हमले थे इसमें इसराइल का शहर है बीर शेवा, यहाँ पर जनूब में इसराइल के बड़ा शहर है, 4 लाख की आबादी है, जहाँ सरोका मेडिकल सेंटर पर पहले हमला हुआ। इस शहर की आप तस्वीर और वीडियोस देखें तो आपको आग और धुएं के बादल हर तरफ नजर आ रहे हैं, और 18 लोगों के शदीद जख्मी होने की इतलात है। और ये ताज़ा तरीन स्ट्राइक थी ईरान की, और सेंसरशिप की वजह से जाहिर है जो वीडियोस मंजर यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बिल्डिंग गिरने की जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फायर ब्रिगेड के लोग वो बता रहे हैं कि हुकूमती लेवल पर ये वीडियोस नहीं आने दी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो व्हाइट हाउस का दावा आया कि 2 हफ्ते मजीद डोनाल्ड ट्रंप को वक्त चाहिए, और उसकी वजूहात सामने आ गई कि एक तो सीक्रेट एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान के बम बनाने वाली मिसकैलकुलेशन हुई, फिर ईरान के मामले पर मिसकैलकुलेशन हुई, और यहाँ B2 बमबार तैयारों की नई जो मालूमात के एटमी तनसीबात फोर्दों को तबाह नहीं कर सकते, इसके लिए भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वहाँ या तो ईरान में इतनी बमबारी करनी पड़ेगी कि जमीन पहले नरम हो, फिर B2 बमबार तैयार उस पर महदूद एटमी हमला करे। और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कर सकता, ये इस जंग उस वक्त तक नहीं कूद सकता जब तक इसे यकीन ना हो कि ये जंग अफगानिस्तान की तरह, वियतनाम की तरह या इराक की तरह एक लंबे अरसे के लिए इन्हें फंसाएगी नहीं। वो चाहता है इसका मुख्तसर हल निकाला जाए, और वो इनसे हो नहीं रहा। 7 दिन हो गए हैं। ताज़ा तरीन जंगी सामान इसराइल के लिए जो भेजा गया अमेरिका से और जर्मनी से, दूसरी तरफ चीन के भी 5 जहाज़ों की खबर है कि वहाँ असले के ज़खायर जो हैं, इसराइल के ज़खायर बुरी तरह से मुतासर है। और अभी देखें 7 दिन हुए नहीं, उन्हें जंगी इमदाद ज़रूरत पड़ गई है। और मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी कि ये दुनिया की महंगी तरीन जंग कैसे बन रही है, और इसमें ईरान का खर्च क्यों इतना कम है। ईरान के जो देखें लोकल फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है, मिसाल के तौर पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर का, और 200 मिसाइल अगर ईरान इस्तेमाल करे तो ये 20 मिलियन डॉलर टोटल बनते हैं। ईरान का जो शहीद ड्रोन है उसकी 1,93,000 कमर्शियल मार्केट में ईरान ने बेचने की कीमत लगाई थी, खुद उन्हें शायद आधी कीमत का पड़ता होगा। अब जो बाकी इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जुल्फकार है, गदर है, ये 1 लाख से शुरू होकर तकरीबन 10 लाख के दरमियान बनते हैं। दूसरी तरफ अब इसराइल का जरा खर्चा देखें दिफाई निजाम पे, इनके जो एरो इंटरसेप्टर लगे हुए हैं मिसाइल रोकने के लिए, एक इंटरसेप्टर जो है $5 मिलियन का है, और 4-4, 6-6 एक मिसाइल को रोकने के लिए 20-20 भी। फिर उसके बाद डेविड स्लिंग, वो 2 मिलियन से 20 मिलियन का। फिर इसके अलावा इसराइल की जो ताज़ा हमलों के लिए अभी अब तक जो खबर आई है वो $5 अरब सिर्फ रात को इस्तेमाल हुआ है। तो ये 30 गुना जंग उन्हें ज़्यादा महंगी पड़ रही है फिलहाल। और अमेरिका ये चीज़ देख रहा है कि ईरान के पास जो असले है, जो इनको जो ईरान की तरफ से दावा है कि उनके पास तो 30,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और ईरान अगर 100 मिसाइल भी रोजाना की बुनियाद पर मारे तो ये 1 साल तक इसराइल से इस तरह के हमले कर सकते हैं। क्या इसराइल 1 साल तक इतने हमले बर्दाश्त कर सकता है? इन्हें लग रहा था कि 3,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये मिसकैलकुलेशन नुकसान देगी। और इसराइल के जो दावे थे कि ईरान क्लस्टर बम इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा ये बड़ा खतरनाक मामला है, इसे जरा समझना होगा। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए थे, उसके बाद ईरान पर भी, फिर यमन पर भी, लीबिया पर भी अमेरिका माजी में इस्तेमाल कर चुका है, जो जंगें जीत चुका है। अब ये बम बड़े खतरनाक है, ये एकदम बास वक्त फटते नहीं रह जाते हैं, जो बाद में नुकसान का सबब बनते हैं। 2008 में इसकी पैदावार रोकी अमेरिका ने, और यूक्रेन को नहीं पहुंचा सके। आलमी सतह पर बड़ा प्रेशर था, कन्वेंशन बनाया गया कि ये इस्तेमाल में नहीं ला सकते हम, और 123 ममालिक से दस्तखत करवाने का भी मामला शुरू हुआ। अब वो तमाम ममालिक जिनके पास एटमी सलाहियत है, जैसे अमेरिका है, रूस है, इसराइल है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, इन्होंने 2008 में इस पर दस्तखत नहीं किए। और ये इतना खतरनाक क्यों है कि ये 7 किलोमीटर की बुलंदी पर हवा में फट जाता है, जिसके बाद ये 8 किलोमीटर के दायरे में 20 छोटे छोटे बम गिरते हैं। अब आप जरा सोचिए, कुछ फट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, जो बाद में भी नुकसान का सबब बनते हैं। अभी जो पाकिस्तानी इनकलाब के नए रहनुमा मोहसिन रज़ाई, उन्होंने जो तफसीलात बताई कि फैक्ट्रियां और जो न्यूक्लियर इनके जो वहाँ बनते हैं आलात, सारे के सारे मेड इन ईरान है। सदर पुतिन ने तस्दीक की कि हमने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे अपने साइंसदान इन मनसूबा पर काम करेंगे। और ईरान के वो साइंसदान सारे महफूज हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारी सलाहियतें बल्कि 5 से 6 गुना बढ़ गई हैं।
आज जो ईरानी कमांडर ने इंकशाफ किया कि इसराइल पर का ये जो हमला था, ये मार्च में इन्हें पक्की खबर मिल चुकी थी, मार्च में, जिसकी वजह से इन्होंने अपना यूरेनियम न्यूक्लियर तनसीबात से सारा मुंतकिल कर दिया। इसराइल को धोखा देने के लिए जोहरी तनसीबात जो सामने रखी, जिसे तबाह करके इसराइल खुश हो रहा है कि हमने ईरान की जोहरी सलाहियत छीन ली, ईरान ने अकलमंदी से महफूज किया, बल्कि अब वो तेजी से वो उस तरफ जा रहे हैं, यूरानियम मसूदी की तरफ। अब जो ये समझ रहे हैं मोसाद का ऑपरेशन कामयाब हुआ, बिलाशुबा कमांडरों की शहादत पर तो कामयाब हुआ, लेकिन न्यूक्लियर तनसीबात के हवाले से कामयाब नहीं हो सका। और अभी ईरान ने देखे जो अपनी दो बड़ी ताकतें थी, एक तो उनकी आपको पता है प्रॉक्सीज है, जो ईरान ने बड़ी आज तफसील से बताया भी, दूसरा उनकी जो जमीनी, बहरी और तेल की ताकत, अपनाए हरबस की सलाहियत है, वो अभी उस तरफ नहीं गई। खुद ईरान ने आज दावा किया है कि हमें हमारी प्रॉक्सी और हमारे इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमने इसराइल पर हमला करना है, हम उन्हें रोक रहे हैं क्यों, हमें जरूरत नहीं है। अब इनके जो इत्तेहादी जंग में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहे हैं, आप जरा गौर करें, अगर आपको जंग में मदद की जरूरत हो तो आप कहें, बिल्कुल आए, लेकिन अपर हैंड है इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। और इन इत्तेहादियों में शुमाली कोरिया भी शामिल है, ये जरा याद रखिएगा बात। ये वो मुल्क है जिनकी ईरान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, एटमी सलाहियत है, बैनुल बरियाज़मी मिसाइल है। अभी फिर लेबनान में, शाम में, इराक में, लिबिया में, यमन में, फ़लस्तीन में, अभी वहाँ कोई हलचल आपको इसलिए नजर नहीं आ रही कि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। और ये इनकी जंग जीतने की सबसे बड़ी निशानी है। अभी हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक बयान दिया और इसराइल ने परेशान हो गया कि अब ये फ्रंट भी यहाँ से अगर खुल गया तो फिर मसला बनेगा। अभी नेवी जो है ईरान की, आपको पता है, जो सबसे उनका बड़ा खतरनाक हथियार, जो जंगी माहिरीन जो इस वक्त कह रहे हैं तमाम इंटरनेशनल के किसी भी नेवी की जंग में, जो पानी की जंग में आपको पता है नेवी की ताकत है, बतखों की तरह शिकार करने की ईरान के पास टॉर्पीडोज मौजूद है, जो समुद्र के ऊपर भी और नीचे भी 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 15 किलोमीटर तक मार करते हैं। छोटी छोटी स्पीड बोट से फायर होते हैं। ये ईरान ने सब कुछ बचा के रखा हुआ है कि अगर ये मामला उधर बढ़ा तो फिर पानी की तरफ जाएंगे, पानी में नेवी का। और इस वक्त देखें तेल का मामला, जो 30 लाख बैरल तेल रोजाना निकलता है वो खतरे में। तेल की कीमतें 70 से 75 डॉलर के करीब थी। अब वो नए जो उनको अपनाए हरबस से धमकियों की वजह से ये $90 बैरल की तरफ जा रही है, सिटी ग्रुप दावा कर रहा है। और ईरान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो किसके दर महंगा पड़ेगा और उसके हक में कौन होंगे पाकिस्तान समेत, ये भी अभी ताज़ा तरीन मुलाकात मामला जो सामने है डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद आए हैं। और ये ईरान की देखें लीडरशिप को जरा समझने की कोशिश करें। तमाम उनके अहम कमांडर शहीद हुए और इनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कि वीडियो पैगाम देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो अल्फाज का चुनाव है, चेहरे के तासुरात हैं, इत्मीनान इत्मीनान देखें, तो आपको कोई डर खौफ खतरा नजर है। ये ईरान की आप आवाम को देखें, उनकी जिंदगी के मामला बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि वो दुनिया के 44 ममालिक से जंग लड़ रहे, यकीन नहीं आता जिस तरह वो आम रूटीन के काम कर रहे हैं अपने। दूसरी तरफ आप इसराइल के काबीना नेतन्याहू, उनकी वहाँ सहाफ़ियों से लड़ाई झगड़ा देखें। अभी कल परसों आपने देखा होगा यहूदी आबादकार जो है, जो यहूदी हैं, यहूदी और सहयूनियों का फ़र्क मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहूदी जो है वो इन सहयूनियों से कह रहे हैं आपने क्यों पंगा लिया ईरान के साथ जब आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो इनसे पूछ रहे हैं आपकी वजह से हम अब गैर महफूज हो चुके हैं। और अमेरिका के हालात भी देख लें आप। डोनाल्ड ट्रंप G7 की अहम मीटिंग में 3 अहम ममालिक से मीटिंग करनी थी, वो भागकर वाशिंगटन चला गया। जब वो बात करता है उसका रब्त नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है क्या नहीं। रंगत उड़ी हुई, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी। मतलब ये नजर आ रहा है कि जो लोग अपने नजरिए पर खड़े हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जिन्हें मौत का खौफ नहीं है, तो फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर लोगों को इक़्तिदार की लालच होती तो फिर ये आपको पता और मामला होता। अब जो सुप्रीम कमांडर या रहबर आला जो ईरान का सबसे ताकतवर होता है आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का, ये फौज, अदलिया, मीडिया, खारजा पॉलिसी, पासदारान इनकलाब सब इख्तियार रखते हैं। अब ये लोग समझ रहे हैं कि एक शख्स को हटाने से हम पता नहीं रजीम चेंज कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता ये 88 रुकनी बॉडी है जिसे कौन मुंतखब करता है, अवाम। सुप्रीम लीडर को ना सिर्फ मुंतखब करते हैं बल्कि निगरानी भी करते हैं। उसके सिर्फ लीडर होना जरूरी नहीं, एक मुज्तहिद होना जो इस्लामी फ़िक़्ह में महारत रखता हो। और जो इस्लाम की ईरान की जो मौजूदा लीडर है, ये मर्जा कहा जाता है। ये सिर्फ ईरानी अवाम के लीडर नहीं है, ये दुनिया में मसला के एतबार से तकरीबन 3-4 करोड़ लोगों के लीडर है, उससे भी बल्कि ज़्यादा। तो इसका जो पैमाना है कि कुरान और हदीस के मुज्तहिद हों, अकल की बुनियाद पर फतवा देने की सलाहियत रखते हों, किरदार के परहेजगार हों, दयानतदार हों, फ़िक़्ह के लोग उनको तस्लीम करते हो, सिर्फ एक मसला के नहीं बाकी मसाले के लोग भी। अब ईरान के रहनुमा के तमाम मसाले के लोग उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं, उसकी वजह उनका किरदार है। और ये मामला सिर्फ देखें दीन का नहीं, ये अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस भी लोग रह चुके हैं, इनमें सदर भी रह चुके हैं, ये ईरान के जो मौजूदा है वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। इन्हें बाकायदा वोटिंग के जरिए बनाया जाता है। ईरान में अली जो खमनाई है, उनके बाद तकी सादिक हैं, बहुत सारे 8-10 नाम है। अली खमनाई के बेटे भी मौजूद है जो इनकी जगह पर सुप्रीम कमांडर बन सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ने शहीद कर दिया तो वो तो कह रहे हैं मेरा तो एक माजूर जिसम है, बुजुर्ग बंदा उम्र का हिस्सा गुजार चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके हमले के बाद दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। और ये बात सब जानते हैं, क्योंकि ये मामला फिर ईरान की हद तक नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन जो रूस के सदर पुतिन ने, शी जिनपिंग ने, बाकी तमाम रहनुमाओं पर भी फिर हमले हो सकते हैं, ट्रंप पर भी। तो ये देखें कि इन्हें पता है कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो उसके बाद फिर जाहिर है इसके नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। और रूस का तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता में, आपको पता है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया मुलाकात है उसमें आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, इसराइल और ईरान के मामले पर हमारी सोच, फील्ड मार्शल की सोच मुतफ़िक है बहुत सी चीज़ों पे। मिलिट्री अड्डों के मामले पर हिंदुस्तान की अखबारात आई की खबर आई कि सोशल मीडिया पर ये नून लीग के लोग तो कह रहे हैं वो गलत है। अब उसका आसान है तो ये देखें DGSPR अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बता दें, अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर दें कि हम अमेरिका को कोई अड्डे नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कर दें, मामला खत्म। लेकिन वो नहीं आएंगे तो फिर आपको पता है ये खबरें तो इस तरह की आएंगी, फिर लोगों के शकूक व शुबहात में इजाफा होगा। शीरी मज़ारी के इंटरव्यू शमसी एयरबेस पे सुने आप जरा। अमेरिका को अड्डों की जरूरत, लोग कहते हैं जरूरत नहीं है, उनके पास अमान है, तुर्की है, इराक है, अजरबैजान है, तो पहले भी थे, तो अफगानिस्तान में शमसी एयरबेस लेने की जरूरत थी। तो ये अड्डे इन्हें चाहिए, लेकिन लॉजिस्टिकली क्योंकि सस्ते हैं, आसान है। अमेरिका अड्डे ना भी ले तो मिलिट्री इंटेलिजेंस तो उन्हें चाहिए पाकिस्तान से, इसमें तो कोई दो राय नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा इसमें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो ईरान को हमसे ज़्यादा जानते हैं,
ज़ाहिर है वो DGISI भी रहे हैं, और फिर आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, मसले की मसाइल भी इसमें बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये जंग ईरान की पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में उलमा देखें इसकी कुछ हमायत कर रहे हैं बड़ी तादाद में। मौलाना फजल रहमान जिस तरह सामने आए, तहरीक इंसाफ सामने आई, वो ईरान की खुली हमायत कर रहे हैं अब। और नून लीग की तरफ से बड़ी शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट्स तो आई, लेकिन उनके कुछ लोग भी बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लोग ऐसे लग रहा है कि ईरान के इसराइल पर हमले नहीं हो रहे, उन पर हो रहे हैं। मतलब उन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो अली अमीन गंडापुर ने कल बात की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने की अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरी हुकूमत गिराने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के लोग देखें तस्लीम करते हैं कि इनके ऊपर सोशल मीडिया का दबाव है कि जब तक खान से मुशावरत नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी, बजट पास नहीं होगा। ये खुद कह रहे हैं कि खान से मुलाकात होनी चाहिए वरना बजट पास नहीं करें। अब खान से वो मुलाकात नहीं करवा रहे, और कानूनन आईनन अगर ये बजट पास नहीं करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक गिरा सकता है। अब उस पर इन्होंने कहा जी समाज से हम तहरीक शुरू करेंगे इमरान खान की रिहाई की, लेकिन ये हुकूमत गिराने पर इन्हें तशवीश है। ये तहरीक चलाना चाहते हैं खान की रिहाई की, तो अभी देखें 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं तहरीक चलाएगी हुकूमत। लेकिन इनके बड़ी अहम है, जिस तरह हर MNA हर MPA के लिए उनकी सीट 10 लाख 5 लाख की तनख्वाहें मिलती हैं। अभी अदालतों में आपको पता है केसेस होते हैं, उमर यूब शिबली फराज साहब आते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल में गाड़ियों में आ रहे हैं जा रहे हैं, तहरीक साहब की जो क़यादत है, इसीलिए वो तहरीक में दिलचस्पी नहीं लेते। उनकी हुकूमत या देखें कि पार्लियामेंट में जब तक नशिस्तों पर हमले नहीं होंगे, इनके ज़ाती मफाद पर जैसे मखसूस नशिस्तों में आपको नजर आते हैं और इमरान खान के केसेस में नजर नहीं आते, उस वक्त तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे, याद रखें। इसलिए पार्लियामेंट में इनकी सीटें जब जाएंगी, मखसूस नशिस्तों का मामला होगा, फील्ड मार्शल से सदर की तरफ वो जाएंगे, तो उन्हें ज़ाहिर 27वीं तरमीम में बड़ा ओहदा है, वो चाहिए। सदर का ओहदा आपको पता है फील्ड मार्शल के बाद 27वीं तरमीम पर वही रह गया, उसके बाद तो पाकिस्तान में 7वां सितारा तो है नहीं, 6ठा सितारा। तो आर्मी चीफ का ओहदा भी रखेंगे, और सदर का भी जिस तरह माजी में अयूब खान, मुशर्रफ, ज़िया उल हक रख चुके हैं। कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, उसके तहरीक इंसाफ की नशिस्तें चाहिए, तो 27वीं तरमीम भी इसीलिए लाई जा रही है। अब ये खुलकर कर रहे हैं, देखें अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पाकिस्तान के तमाम मामलात में, जो माजी में हमेशा सिविलियन हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह नजर आ जाती थी, चेहरा इस तरह दिखा देते, अब वो लगी लिपटी रखते ही नहीं। उन्हें वज़ीर दिफा, वज़ीर तिजारत इनकी जरूरत ही नहीं है वज़ीर आज़म की, क्योंकि ताज़ा तरीन अभी अमेरिका में आप देख लें आलमी शराकतदारों से बातचीत हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, ज़राअत पर, मादनियात पर, कुदरती वसाइल पर। अब उनका काम हालांकि दिफा से मुतल्लिक है, लेकिन वो सारी की सारी मालूम खुद आर्मी चीफ फ्रंट से कर रहे हैं, सिविलियन हुकूमत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सदर बनने के बाद सबसे पहले अगर आसिफ जरदारी की छुट्टी होगी, तो आसिफ जरदारी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, बिलावल मेरा वज़ीर आज़म बने। अब उसका देखें सबसे बड़ा मामला क्या है कि आर्मी चीफ ने भी फितनातुल हिंदुस्तान को करार दिया, मोदी का नाम शरीफ खानदान ने नहीं लिया। और शहबाज शरीफ को आप देख लें इंटरनेशनल दुनिया में अगर कहीं भेजा जाता है तो वो अरब दुनिया में भेज देते हैं, सऊदी अरब में, अरब अमारात में, ज़्यादा तुर्की में। लेकिन बिलावल को भेजे तो वो अमेरिका में, बरतानिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके वॉल स्ट्रीट जर्नल, बड़े बड़े इदारों में इंटरव्यू करवाया जाता है। उन्हें लगता है कि वज़ीर आज़म के तौर पर ये कैंडिडेट है, और वो बिल्कुल जिस तरह अयूब खान फील्ड मार्शल था तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 8 साल वज़ीर था, इस तरह बिलावल को भी अपने साथ रखना चाहते हैं वज़ीर आज़म के तौर पर। अभी आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट्स आई हैं आप देखें ना, मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में उन्होंने कहा अगर वज़ीर आज़म कोई कुत्ता भी हो, उसने डॉग का लफ्ज़ किया बंदे ने, मैं उर्दू उसकी कुत्ता, तो मुल्क के लिए अच्छा काम करे तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो बिलावल तो कुत्ता नहीं, अच्छा खासा इंसान है। तो इख्तलाफात जितने भी हों, बिलावल के साथ काम करने के लिए मसला क्या है। शहबाज शरीफ तो लेला है, वो तो आपको पता कौन मामला है। अब वफाक में मरियम नवाज़ की हुकूमत को तंग नहीं, वफाक में तो तब्दीली होगी, मरियम नवाज़ की हुकूमत पंजाब में तब्दील नहीं होगी। और उसके जजेस देख रहे हैं आप, ज़ाती छुट्टियाँ खत्म करके केसेस सुन रहे हैं, मखसूस नशिस्तों की। सलमान अगरवाला को सुप्रीम कोर्ट में जज खुद कह रहे हैं कि आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें, मतलब इस इलेक्शन को भूल जाएं, आपका मैंडेट छीन लिया हमने। तो सलमान अगरवाला ने तो कहा अगला इलेक्शन भी आपने ऐसे ही करवाना है, नजर आ रहा है। तो ये पूरे निज़ाम पर कब्जे की कोशिश है, बिल्कुल वही चीज़ जो फील्ड मार्शल अयूब खान, ज़िया उल हक, मुशर्रफ करते रहे। तो इंटरनेशनल हालात इनके लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ी रुकावट होंगे, और पाकिस्तान की अवाम, और अवाम आपको पता है जब तक अपने लिए खुद नहीं खड़ेगी, कुरान ने कह दिया सीधा सीधा, उससे बात कहने की जरूरत नहीं कि अपनी हालत जब तक खुद नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदल सकता। दुनिया की कौमें जिस तरह खड़ी हुई, उस वक्त खान की कैद हो या पाकिस्तान के मसाइल हो, ये हल नहीं हो सकते। अब 2 हफ्तों का खान ने ब्रेक दिया हुआ है तहरीक का, उसके बाद ये खत्म हो, इनकी सफ़ों में इत्तेहाद हो, और अल्लाह की मदद से खान की रिहाई के लिए अवाम पुरअमन निकले तो इंशाल्लाह ये मामला हल होगा। बाकी इंटरनेशनल मामला पे अगले वीलॉग से दोबारा स्टार्ट करूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।